टू सी है। माय नेम इज सी दर्शन ओझा। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका सीए इंटर लॉ का शेयर्स एंड डिबेंचर का एक सेक्शन है, सेक्शन 55, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कौन सा? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि हम लोग क्या करेंगे, आपको दो नोट देंगे। यस, अभी आप बोलोगे सर एक नोट्स पढ़ा नहीं जा रहा, हम लोग दो कैसे पढ़ेंगे? तो आपके लिए क्या है कि सर हमने बनाया एक पीपीटी बनाया जहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और सेकंड आपको डिटेल नोट्स रहेगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। यस, चलिए तो अभी हम स्टार्ट करें रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये स्टार्ट करने से पहले हमको ये सोचना है कि सर प्रेफरेंस शेयर्स एग्जैक्ट होते क्या है, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स मींस के होते हैं, जब सेक्शन 43 हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे था कि टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ शेयर्स कैपिटल। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि सर देयर आर टू टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, द फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर्स एंड द सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। सर इक्विटी शेयर्स मींस अ शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसने तो ऐसा बोल के वो चला गया। अभी अपने को ये ढूंढना रह गया कि सर व्हाट इज मीन बाय द प्रेफरेंस शेयर्स। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि सर प्रेफरेंस शेयर्स मींस अ कैपिटल जिसको हमेशा प्रेफरेंशियल राइट होगा, जिसको हमेशा क्या होगा, प्रेफरेंशियल राइट ओवर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और अपना कैपिटल। ठीक है, यस, यानी जब भी आप इक्विटी शेयर्स को पेमेंट करोगे उससे पहले आपको किसको पेमेंट करना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा हम लोगों ने क्या किया था, वहां पे पढ़ा था। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर मींस क्या होता है कि सर ऐसे शेयर जिनको ऑलवेज क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट ओवर द पेमेंट ऑफ इक्विटीज कैपिटल एंड इक्विटीज डिविडेंड। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था। अभी सर हम लोग ये पढ़ेंगे, रिडेम्पशन से पहले हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि सर कितने टाइप के क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, कितने टाइप के क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सुनना, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अभी हम सेक्शन 55 में नहीं जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग एक बार ये नॉलेज ले लेते हैं कि अपने कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो पहला है सर बेस्ड ऑन डिविडेंड पे आउट, बेस्ड ऑन डिविडेंड पे आउट। ठीक है, डिविडेंड के बेस पे सर प्रेफरेंस शेयर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो फर्स्ट आपका आएगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कौन सा आएगा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं सर, अपने को मालूम है कि प्रेफरेंस शेयर को हम लोग क्या देते हैं, फिक्स डिविडेंड। क्या देते हैं? फिक्स डिविडेंड। जैसे आप कहाँ पर भी पढ़ोगे 10% प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब क्या है कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग हर साल 10% डिविडेंड देंगे, हर साल क्या देंगे, 10% डिविडेंड देंगे, जो इक्विटी शेयर्स को फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है। ठीक है, यस, तो 10% डिविडेंड, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि 1920 में मैंने 10% प्रेफरेंस शेयर मेरे पास थे, तो मेरे को उसको कितना पेमेंट देना है सर, 10% डिविडेंड पे करना है। बट मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं थे, तो 10% जो भी मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा वो मेरे को अगले साल क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, आप जिस साल में ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर्स को पे नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपका जो डिविडेंड वाला पार्ट रहेगा वो अगले साल क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव हो जाएगा। अगले साल क्या हो जाएगा, आपका क्यूमुलेटिव हो जाएगा। यस यार, वो क्यूमुलेटिव तब तक होता जाएगा, यानी तब तक हर एक साल में जुड़ता जाएगा जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं करते, जब तक आप पूरा पेमेंट नहीं करते। यस, आपको पूरा पेमेंट डिविडेंड का करेंगे तब जाके उनका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस और नो। अभी उन्होंने क्या बोला है कि सर नॉर्मली हमने पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग का राइट नहीं होता है, प्रेफरेंस से कभी भी वोट नहीं दे सकते। यस, बट अगर आपका 2 साल से ज्यादा का, 2 साल है उससे ज्यादा का डिविडेंड बाकी है, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 साल है उससे ज्यादा का डिविडेंड पे नहीं किया है, तो उनके पास वोटिंग राइट का पावर आ जाएगा। ये हम लोगों ने ऑलरेडी वहां पे पढ़ा था। ठीक है, जब हमने बात की थी वोटिंग राइट यानी राइट ऑफ शेयर कैपिटल, बराबर ना। तो वो टाइम पे हमने क्या पढ़ा था कि सर अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल का या उससे ज्यादा का डिविडेंड पे नहीं किया है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो उनको हर एक जनरल मीटिंग में वोट देने का राइट आ जाता है। यस और नो। तो ये अपना क्या था, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कौन सा था? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, फिर हम लोग आगे आएंगे सर, फिर आते हैं आपका नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कौन सा आता है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। ये एकदम सिंपल सा बन जाएगा कि सर ऐसा प्रेफरेंस है जिसका डिविडेंड कभी भी क्यूमुलेटिव नहीं होगा। यस, जैसे 1920 में मेरे पास थे सर अपने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो मेरे पास ये साल में इनसफिशिएंट प्रॉफिट था, तो मैंने उनको पे नहीं कर पाया, तो सर जो पे नहीं किया था ऑब्वियसली उनका डिविडेंड क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो वो डिविडेंड कभी भी क्यूमुलेटिव होके अगले साल नहीं जाएगा, बराबर। यानी जिस साल आप पेमेंट नहीं कर पा रहे वो साल में क्या हो जाएगा, लैप्स। क्या हो जाएगा, वो साल में लैप्स हो जाएगा। यस सुनो, ये अपना कौन सा है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। कौन सा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मींस ऐसे शेयर्स जिनको कुछ प्रॉफिट इक्विटी शेयर्स को देने के बाद में भी बच जाता है। यस, कुछ प्रॉफिट इक्विटी शेयर्स को देने के बाद में भी बच जाता है, तो उसमें भी उनको डिविडेंड लेने का राइट आ जाएगा। यस और नो। ऐसे कुछ शेयर्स होते हैं
जैसे मैंने किसी को पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इशू कर लिया, क्या इशू कर लिया मैंने, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मैंने उनको इशू कर लिया, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, तो अगर मैंने उनको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इशू किए और मेरे पास से डिविडेंड कितना पड़ा था, 8 लाख, कितना था, 8 लाख, यस सुनना अभी, 8 लाख में से मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स पड़े थे, प्रेफरेंस शेयर जो पार्टिसिपेटिंग वाले थे वो कितने थे, 10,000, कितने थे मेरे पास, 10,000, कितने थे, 10,000, यस। अभी ये 10,000 एट रुपीज 100, एट रुपीज कितने थे, 100 ईच, बराबर। तो ऑब्वियसली सर इनका कैपिटल कितना हो जाएगा सर, 10 लाख, कितना हो गया, 10 लाख। और ये प्रेफरेंस कितने थे, 10% वाले, कितने थे, 10% वाले। तो 10 लाख पे अगर मैं 10% काउंट करता हूं तो कितना हो जाएगा सर आपका प्रेफरेंस शेयर कितना आ जाएगा, डिविडेंड 1 लाख, कितना आ जाएगा, 1 लाख, यस। तो 8 लाख में से मैंने 1 लाख तो पहले दे दिया, जो फिक्स उनका होता है 10%, ठीक है, तो वो तो दे दिया। अभी कितना बचा, 7 लाख, कितना बचा, 7 लाख। अब भी पेमेंट किसको बाकी रह गया सर, अभी तो इक्विटी शेयर्स को बाकी, किसको बाकी है, इक्विटी शेयर्स को। तो मैंने क्या किया सर, इक्विटी शेयर्स को भी पेमेंट किया एट रुपी, सपोज मैंने उनको पेमेंट किया, अपने पास थे 20,000 इक्विटी शेयर्स, कितने थे, 20,000, और एक को मैंने पेमेंट किया 10 रुपया डिविडेंड, ठीक है। तो कितना पेमेंट हो गया सर, 2 लाख, कितना हो गया, 2 लाख, ठीक है। अभी कितना बचा है, 5 लाख, कितना बचा है, 5 लाख, बराबर है, सुन लो। तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर जो हम लोग फॉलो करते हैं, कौन सा कि सर प्रॉफिट आपके पास पड़ा है तो आपको सबसे पहले पेमेंट किसको करना है, प्रेफरेंस शेयर्स को। तो जो फिक्स है वो तो उनको देना ही है, वो तो कभी वो मना नहीं बोलेंगे। उसके बाद में किसको करते हैं सर, उसके बाद में हम लोग किसको करते हैं, अपने इक्विटी शेयर्स डिविडेंड, किसको करते हैं, इक्विटी शेयर्स को पेमेंट करते हैं। और फिर जो अमाउंट बचा, अभी अमाउंट कितना बचा सर, 5 लाख, कितना बचा है, 5 लाख। तो वो 5 लाख में से प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ अमाउंट लेने का राइट रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। यानी जो बचे हुए प्रॉफिट में से भी पैसा मांगेंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। कितना मांगेंगे कि सर अभी अपने पास प्रेफरेंस कितने हैं, 10,000, इक्विटी शेयर्स कितने, 20,000। तो ये रेशियो कौन सा आता है सर अपने पास, 1:2, कौन सा आता है, 1:2। तो ये 5 लाख का प्रॉफिट 1:2 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यस सोनो, याद रहेगा। तो ये आपका कौन सा कॉन्सेप्ट था, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। फिर हम लोग आते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मींस जिनको ये 1 लाख रुपया मिल गया ना, उसके बाद में उनको दूसरे प्रॉफिट से कोई भी मतलब नहीं है, यानी उनको एक ही फिक्स डिविडेंड मिलेगा। बाद में इक्विटी शेयर्स को देने के बाद में जो प्रॉफिट बचा उस पर उनको लेने का कोई भी राइट नहीं है, यस और नो। ये तुम्हारा कौन सा था सर, अपना प्रेफरेंस शेयर बेस्ड ऑन डिविडेंड, यस और नो। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि सर बेस्ड ऑन कन्वर्जन, बेस्ड ऑन कन्वर्जन। कन्वर्जन के बेस पे प्रेफरेंस शेयर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। पहला कौन सा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कौन सा है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मींस एक ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कुछ टाइम के बाद में इक्विटी शेयर्स में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप क्या करो, या तो पैसा ले लो या फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दो, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कौन सा आते हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का कोई भी राइट नहीं होता, आपको अगर चाहिए तो आपको पैसा ही लेना पड़ेगा। आप वो प्रेफरेंस शेयर्स को कभी भी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यस और नो। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन रिडेम्पशन, बेस्ड ऑन रिडेम्पशन। और ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आगे सेक्शन 55 पढ़ने वाले हैं तो वहां पे रिडेम्पशन शेयर्स की बात करेंगे, ठीक है, यस। बेस्ड ऑन रिडेम्पशन में पहला कौन सा आपका, पहला है आपका रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कौन सा है, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर, अभी रिडीमेबल पढ़ाने से पहले मैं आपको 2 चीज समझा दो, एक होता है इशू और एक होता है रिडेम्पशन, ठीक है। अभी सपोज मैंने अपने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर इशू किया है। इशू मतलब मैंने पब्लिक को प्रेफरेंस शेयर दिया है और पब्लिक के पास से क्या लिया, मैंने पैसा लिया, ठीक है। तो जब भी मैं वर्ड बोलता हूं इशू, फिर उसका मतलब क्या होगा, डिबेंचर अपना प्रेफरेंस शेयर जाएगा और पैसा आएगा, बराबर, ये मतलब होता है। और रिडेम्पशन मतलब क्या होता है मालूम है, कि सर आप क्या करोगे, सामने वाले को पेमेंट करोगे, सामने वाले से क्या ले लोगे, प्रेफरेंस शेयर्स ले लोगे, यस और नो। उसको हम क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, रिडेम्पशन, ठीक है। तो पहला क्या लिखा है, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यस। तो कंपनीज में सेक्शन 55 में प्रोविजन है कि आप जब भी कंपनी कोई भी शेयर्स इशू करती है तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, रेडीमेबल प्रेफरेंस, क्या होना चाहिए, रिडेम्पशन होना ही चाहिए। यानी आपको कुछ टाइम बाद में प्रेफरेंस लेना पड़ेगा और आपको क्या देना पड़ेगा, उनको पैसा देना पड़ेगा, यस और नो। कंपनी कभी भी इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती, यस और नो, याद रहेगा। कितना ड्यूरेशन होता है, क्या होता है, ये हम लोग पूरा प्रोविजन सेक्शन 55 में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए ये याद रखना है कि कंपनी सर
कंपनी क्या कर सकती है, हमेशा रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से इशू करेगी, कंपनी कभी भी इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगी, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मींस ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कभी भी रिडेम्पशन नहीं होते, यानी आपको एक बार इशू कर लिया तो वो प्रेफरेंस शेयर लाइफ टाइम तक आपके पास ही रहने वाला है, ठीक है। और आज की डेट पे करंट कंपनीज एक्ट में कंपनी कभी भी पॉइंट नंबर 2 वाले दैट इज इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है, सुनो। तो ये अपने पास क्या थे, बेसिक टाइप थे कि कितने टाइप के आपके प्रेफरेंस शेयर होते हैं, और उसके बाद में सर 3 टाइप के, पहला कौन सा, बेस्ड ऑन डिविडेंड पे आउट, सेकंड कौन सा, बेस्ड ऑन कन्वर्जन, एंड द थर्ड वन इज बेस्ड ऑन रिडेम्पशन। बेस्ड ऑन डिविडेंड 4 पार्ट है। द फर्स्ट वन इज कौन सा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है जिनका डिविडेंड क्यूमुलेटिव होता है। फिर कौन सा, नॉन क्यूमुलेटिव जिनका डिविडेंड क्यूमुलेटिव नहीं होता है। थर्ड कौन सा आपका, पार्टिसिपेटिंग, जो बाद में इक्विटी शेयर्स को पेमेंट करने के बाद वाले प्रॉफिट में भी अपना राइट रखते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन कौन सा, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस है जिनको कोई भी बाद के पेमेंट पे राइट नहीं होता, एक बार तेरे को फिक्स पेमेंट मिल गया वो मिल गया, ठीक है, यस और नो। उसके बाद में हम लोग आते हैं बेस्ड ऑन कन्वर्जन। बेस्ड ऑन कन्वर्जन उसमें कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है, जो जिनके पास राइट रहता है, जिनके पास ऑप्शन रहता है कि वो क्या करे, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। फिर कौन सा, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेस्ड ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब उसके दो थे, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रेडीमेबल मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका रिडेम्पशन जरूरी है, यानी अगर कंपनी कोई भी शेयर इशू कर रही है प्रेफरेंस शेयर, तो उनको रिडीम करना जरूरी है, यस। सेकंड कौन सा, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनका कोई भी रिडेम्पशन जरूरी नहीं होता, एक बार कंपनी ने इशू कर लिया, लाइफ टाइम तक प्रेफरेंस होल्डर के पास प्रेफरेंस शेयर पड़े रहेंगे, ठीक है। बट एज पर सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी कंपनी इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती, बराबर, यस और नो। तो ये हमारे क्या थे, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले वो कौन सा है कि सर व्हाट आर द प्रोविजंस इन सेक्शन 55 अबाउट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अबाउट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी सुनना है यहाँ पे, ये तो आपके थे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अभी सर मेरे को डिटेल चीज पढ़ना है, तो आपके डिटेल के लिए भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको अटैच मिल जाएगा। तो ये आपका पूरा लिखा हुआ बेस्ड ऑन डिविडेंड पे आउट, यस सर, कितना डिविडेंड के हिसाब से कौन कौन से शेयर्स है, बेस्ड ऑन रिडेम्पशन, बेस्ड ऑन कन्वर्जन, बराबर, यस और नो। तो आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप क्या करो, अपने जो शॉर्ट नोट पीपीटी के वो नोट्स आप बना के रखो, और जब भी डिटेल पढ़ना उसको एक दो बार पढ़ लो, तो आपको पूरा अच्छे से ये सेक्शन याद हो जाएगा, ठीक है, यस और नो। चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या प्रोविजन है, ठीक है। तो फर्स्ट आता है कंडीशन एट द टाइम ऑफ इशू, बराबर ना, ध्यान रखना, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ, तो थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखना है कि अभी जो मैं कंडीशन बताने वाला हूँ वो कौन से बताने वाला हूँ, कंडीशन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ रेडीमेबल प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि सर कंपनी कैन इशू आरपीएस ओनली। आरपीएस मतलब कौन सा, आपका रेडीमेबल प्रेफरेंस है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि कंपनी कभी भी इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगी। जब भी कंपनी इशू करेगी तो इसका मतलब क्या रहेगा कि ये प्रेफरेंस शेयर क्या है, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से, बराबर, यस, पहला पॉइंट है। एंड द सेकंड पॉइंट इज पीरियड ऑफ रिडेम्पशन इक्वल टू 20 ईयर्स, यस। सुनना, अभी मैंने सर इशू किए 1 अप्रैल 2020, कभी इशू कर ली मैंने रेडीमेबल प्रेफरेंस मैंने इशू किया 1 अप्रैल 2020 को। तो उन्होंने क्या बोला है कि आप मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए इशू कर सकते हो, यानी आप जब इशू करोगे तो उनको ऐसा बोलोगे कि बेटा ये प्रेफरेंस शेयर 15 साल के लिए तो चलेगा, 20 साल तक है तो भी चलेगा, बट आपने ऐसा बोल दिया कि बेटा 25 ईयर्स तक है तो नहीं चलेगा। यानी आपका मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड कितना होना चाहिए, 20 साल के अंदर आपको वो प्रेफरेंस लेने पड़ेंगे, और आपको उनको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, यस और नो। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या आते हैं कि सर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी 30 ईयर सब्जेक्ट टू 10% एनुअल रिडेम्पशन फ्रॉम 21st ईयर, बराबर ना। वो क्या बोल रहा है कि सर अगर कंपनी इन्वॉल्व है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कहाँ पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, तो उन्होंने क्या बोला है कि उसके लिए जो 20 ईयर्स का है वो कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स, कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स, बराबर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरी कंपनी सर है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व, ठीक है। मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए कितने के, 10 लाख के, कितने के इशू किए, 10 लाख रुपीस के प्रेफरेंस शेयर इशू किए, ठीक है। और मैंने उनको बोला कि बेटा ये ड्यूरेशन आप 30 साल बाद में मैं रिडीम करूंगा, कितने साल बाद में, आफ्टर 30 ईयर्स। तो इज दैट ओके, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। बट उन्होंने क्या बोला है कि बेटा जब भी 20 साल खत्म हो जाएगा ना, जैसे 1 अप्रैल 20 अपना 20 ईयर्स कभी खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 2040, बराबर ना, यस, कभी खत्म हो जाएगा
31 मार्च 2040 को आपका 20 ईयर्स खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही आपके 20 साल खत्म हो जाते हैं और आपका 21 ईयर स्टार्ट होता है, कौन सा 21 ईयर, तो वो टाइम पे आपको पब्लिक के पास से 10% रिडम्पशन करना पड़ेगा। यानी अपने पास कितने सर प्रेफरेंस शेयर थे 10 लाख ना, तो 10 लाख का 10% कितना होता है सर 1 लाख। तो आपको पब्लिक के पास से 1 लाख के प्रेफरेंस लेने पड़ेंगे और उनको 1 लाख कैश देना पड़ेगा। ऐसा किसके लिए बोला है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बोला है, ठीक है। यस, यानी जैसे 21 ईयर स्टार्ट होता है तो आपको 10% एनुअल रिडम्पशन करना पड़ेगा। यस और नो, समझाइए। तो ऑब्वियसली जब मैं 10% करूंगा तो 10 साल में पूरा 100% क्या हो जाएगा? रिडीम हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने कितना बोला? 30 ईयर्स। कितना बोल दिया है? 30 ईयर्स। यस और नो, बराबर। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और वहां पे पैसे की जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए उनको क्या बोला कि आपको हम 30 ईयर्स का लिमिट देते हैं, बट 20 ईयर्स के बाद में आपको 10% रिडम्पशन करना पड़ेगा। यस और नो। फिर नेक्स्ट का लिखा उन्होंने ऑथोराइज्ड इन एओए फॉर इश्यू ऑफ आरपीएस। याद रखना, जब भी आप कोई भी प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हो तो आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज करना चाहिए कि कंपनी प्रेफरेंशियल इशू कर सकती है। यस और नो। बट प्रेफरेंशियल हमेशा कौन से रहेंगे? आरपीएस वाले। कौन से रहेंगे? आरपीएस मतलब रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। यस और नो, याद रहेगा ये। कंपनी शैल पास स्पेशल रिजोल्यूशन। कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। जब भी कंपनी रेडीमेबल प्रेफरेंशियल इशू करेगी तो कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यस, तो ये आपके क्या है पॉइंट है कि सर कंपनी को क्या करना पड़ेगा। पहला कौन सा है? कंपनी खाली आरपीएस इशू कर सकती है। सेकंड कौन सा? मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है? 20 ईयर्स। एंड द थर्ड वन इज कौन सा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी है, उनके लिए सर 30 ईयर्स तक कर सकती है। यानी उनको टाइम दे सकती है कि बेटा 30 ईयर्स तक मैं तुम्हारे पास से रिडीम कर लूंगा, बट जैसे 21 ईयर स्टार्ट होता है तो आपने जितने भी प्रेफरेंशियल इशू किए थे उसके 10% आपको रिडीम करने पड़ेंगे, उसके 10% आपको रिडीम करना पड़ेगा। फिर क्या लिखा उन्होंने कि सर कंपनी जो भी रिडीमेबल प्रेफरेंशियल इशू कर रही है तो वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होना चाहिए? ऑथोराइज होना चाहिए। वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए कि अपनी कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंशियल इशू कर सकती है, ठीक है। और जब भी आप ये प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ इशू आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। यस और नो। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये अपने शॉर्ट नोट्स थे, डिटेल नोट्स में जाते हैं। वहां पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाइए, कंडीशन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ रेडीमेबल प्रेफरेंसेस। तो पहला लिखा हुआ नो कंपनी कैन इशू ए रेडीमेबल प्रेफरेंसेस। यस, तो हमने वही पढ़ा, कंपनी क्या इशू कर सकती है? ओनली रेडीमेबल प्रेफरेंसेस। द टर्म ऑफ प्रेफरेंस कितना है सर? 20 ईयर्स। कितना आपका? 20 ईयर्स। बट ये 20 ईयर्स में बी एक्सटेंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी। ये किसके लिए एक्सटेंड हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी के लिए एक्सटेंड हो सकता है। द कंपनी शैल रिडीम एट द ऑप्शन ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर होल्डर एज एन एनुअल बेसिस। यानी हर 21 ईयर्स के बाद में 10% रिडीम कर सकती है। एंड प्रोविजन अंडर एओए इज रिक्वायर्ड फॉर इश्यू ऑफ प्रेफरेंसेस, ठीक है। और प्रोविजन कौन? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे अदर नोट्स में लिखा हुआ है प्रोविजन कंटेनिंग रूल्स, बराबर ना, ऑथोराइज बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। कंपनी शैल पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग फॉर ऑथोराइज इशू ऑफ प्रेफरेंसेस, बराबर ना। यस और नो। तो जो हमने वहां पे लिखा उसका समराइज नोट्स थे, ये आपको डिटेल नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी सर? प्रेफरेंशियल इशू करने के टाइम पे ये प्रोविजन ध्यान में रखेगी। यस और नो, बराबर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना आएगा कि सर कंडीशन एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन के टाइम पे क्या क्या कंडीशन? अभी जो हमने कंडीशन पढ़ा वो कौन सा था? एट द टाइम ऑफ इशू। इशू के टाइम पे अपने पास 5 कंडीशन है, होप सो आपको ये याद हो गए रहेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंडीशन एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ रेडीमेबल प्रेफरेंसेस। जब आप रिडीम करोगे वो टाइम पे क्या क्या कंडीशन रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इशू का प्रोविजन अपने को समझ गया है। अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? रिडेम्पशन के टाइम पे। कहाँ पे जा रहे हैं कि सर जब आप रिडीम्पशन कर रहे हो तो वो टाइम पे आपको क्या क्या प्रोविजन ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सुनना यहाँ पे, तो उन्होंने क्या बोला है कि सर अभी सीधी सी बात है कि हम लोग यही समझेंगे कि जब भी आपने कोई भी प्रेफरेंशियल इशू किया है, बराबर, तो वो टाइम पे आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन होना चाहिए। और जब आप कोई भी प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हो तो हम तो यही समझेंगे कि सर प्रेफरेंशियल है कौन सा? आपका रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। तो जब आप रिडेम्पशन कर रहे हो तो वो टाइम पे कोई भी आर्टिकल्स में रिडेम्पशन का कोई प्रोविजन नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम यही समझते हैं कंपनी कभी भी इरेडीमेबल प्रेफरेंशियल इशू कर ही नहीं सकती। तो आपने जो प्रेफरेंशियल इशू किए वो कौन से रहेंगे? आपके रिडीमेबल प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे कोई प्रोविजन होने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखा है? प्रेफरेंशियल कैन बी रिडीम
ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड अप, बराबर ना, यस, ओनली इफ दे आर फुल्ली पेड अप। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सर कंपनी ने क्या किया था, 1 अप्रैल 2020 को कितने प्रेफरेंस शेयर्स, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स, कितने वाले थे, 100 वाले, ठीक है। बट पब्लिक ने पेड अप कैपिटल कितना था सर, 80 रुपीज। यानी सर उन्होंने क्या किया था, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 80, यानी कितना रुपया दिया था, खाली 8 लाख रुपया दिया था, बराबर। अभी भी कितना रुपया नहीं आया सर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आया, 2 लाख रुपीज नहीं आया। अगर कंपनी को प्रेफरेंस से रिडीम करने हैं तो सबसे पहले उनको वो 20 रुपीज जो नहीं आया ना, वो पहले मंगवाना पड़ेगा, यानी वो कॉल आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में जब पब्लिक वो 2 लाख रुपया दे देगी, और जैसे उसने 2 लाख दिया, 8 और 2 कितना हो गया सर, 10 लाख, कितना हो गया, 10 लाख। अब जाके मेरे प्रेफरेंसेस क्या हो गया, फुल्ली पेड अप, क्या हो गया, फुल्ली पेड अप। अभी मैं क्या कर सकता हूँ सर, प्रेफरेंस है रिडीम कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहला प्रोविजन क्या था कि सर एओए में कोई भी प्रोविजन नहीं होना चाहिए रिडेम्पशन के लिए, ठीक है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी एज्यूम करते हैं कंपनी कौन से प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यस। सेकंड क्या बोला कि सर वो प्रेफरेंस शेयर तभी रिडीम हो सकते हैं जब वो क्या होंगे, फुल्ली पेड अप, क्या होंगे, फुल्ली पेड अप, यस और नो। उसके बाद में सर थर्ड क्या लिखा है, सोर्स ऑफ रिडेम्पशन, आप जो रिडेम्पशन करोगे, बराबर ना, तो कौन सा सोर्स होगा तब करोगे, कौन से सोर्स से करोगे, फ्री रिजर्व और फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, बराबर ना, यस। यानी या तो आप फ्री रिजर्व से कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, बराबर ना। कैसे हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है, सुनना भी। फर्स्ट, कंपनी 1 अप्रैल 2020 उसने इशू किए 10,000 शेयर्स, कितने इशू किए, 10,000 शेयर्स, बराबर। और जो फुल्ली पेड अप थे 100 के हिसाब से कितना था, 10 लाख, कितना था, 10 लाख, बराबर, कितना था, 10 लाख। अभी ये तो 10 लाख प्रेफरेंस शेयर है, कितने, 10 लाख प्रेफरेंस शेयर रुपीज वाला अमाउंट, ये मैंने 1 अप्रैल 20 को इशू किया है। तो वो टाइम पे तो मेरे पास क्या आया रहेगा सर, इशू के टाइम पे कंपनी के पास क्या आता है सर, कंपनी के पास क्या आता है, पैसा आता है। और कंपनी के पास से जाता क्या है सर, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जाते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है। कुछ सालों बाद में, यानी सर हम बात करते, सपोज मैंने 10 साल के लिए इशू किया था, तो 1 अप्रैल 2030, कभी 1 अप्रैल 2030 को सर प्रेफरेंस क्या होने वाले थे, रिडीम, क्या होने वाले थे, रिडीम, बराबर, यस और नो। अभी रिडीम के टाइम पे क्या होता है वो अपने को मालूम है कि सर रिडीम के टाइम पे जाता क्या है, पैसा जाता है, और आता क्या है, रेडीमेबल प्रेफरेंसेस। तो आपको ये जो पैसा जाएगा, ये तो आपको अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा, यस और नो, समझते हो, ये आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट। तो कितने कितने से पैसा अरेंज करके आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको पैसा अरेंज करके पेमेंट करना पड़ेगा, यस और नो। अभी सुनना यहाँ पे, तो मैंने उसको क्या बोला था मालूम है, एट द टाइम ऑफ इशू क्या बोला था कि भाई तू 10,000 शेयर्स मैं तेरे को दे रहा हूं, तू मेरे को कितना दे दे, 100 रुपया दे दे। तो उसने अपने को पैसा कितना दिया रहेगा, 10 लाख, कितना दिया रहेगा, 10 लाख, बराबर है, सोनो, समझता है। मैंने उसको क्या लालच दिया कि भाई जब भी मैं तेरे को क्या करूंगा, रिडीम, क्या करूंगा, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करूंगा, तो इन दैट केस मैं तेरे को 100 रुपया नहीं दूंगा, मैं तेरे को 105 रुपया, कितना दूंगा, 105, तब जाके बंदा मेरे को पैसा देगा। तो मैंने क्या किया कि भाई जब रिडीम होगा ना, वो टाइम पे 10,000 की जगह मैं तेरे को कितना दूंगा, 105 रुपया, यस और नो। तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा सर उसको, 10,50,000। ऑब्वियसली वो बंदा तो खुश होगा, भाई 10 लाख वो ले रहा है, और इन बिटवीन मेरे को डिविडेंड भी मिलेगा, और जब लास्ट में मेरे को क्या होगा, 105 रुपया मिलेगा। तो इतना फिक्स है कि 10,50,000 में से अपने पास कैपिटल वाला अमाउंट कितना है, 100 वाला है, कितना, 10 लाख है। और जो बाकी एक्स्ट्रा 50,000 है वो तुम्हारा कौन सा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कौन सा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, यस और नो। कितना है आपका, 50,000। यानी मेरे को रिडीम के टाइम पे वो भाई साहब को दो पेमेंट करना है, पहला कौन सा, 10,50,000 में से फर्स्ट 10 लाख कौन सा, कैपिटल का, एंड द सेकंड 10 लाख कौन सा आपका, प्रीमियम का, कौन सा आपका, प्रीमियम का, यस और नो, बराबर। अभी वही अपने को पढ़ना है कि जब आप रिडीम करोगे तो ये अरेंजमेंट कहां से करोगे, ये 10 लाख लाओगे कहां से, बराबर, ये आप 50,000 किधर से लाओगे, तो वो हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो उन्होंने क्या बोला है, या तो आप क्या कर लो, फ्री रिजर्व में से ले लो, कहां से ले लो, फ्री रिजर्व में से ले लो।
या फिर क्या कर लो आप इक्विटी शेयर्स क्या कर लो इशू कर लो, क्या इशू कर लो आप इक्विटी शेयर्स क्या कर लो इशू कर लो, यस और नो, ये उन्होंने अपने को बोला। क्या कर लो आप, या तो प्री रिजर्व में से यूटिलाइज कर लो या फिर आप क्या कर लो इक्विटी शेयर्स इशू कर लो। प्री रिजर्व मतलब आपका कौन सा, ऐसा रिजर्व जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है, यानी आप उसके अंदर से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी वो किधर भी स्पेसिफिक रिजर्व नहीं है, यानी पर्टिकुलर किसी पर्पज के लिए वो टैग किया हुआ नहीं है, फ्री पड़ा हुआ है, आप जिधर भी जाओ उधर लेके जा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ, जनरल रिजर्व बोल दो आप, फ्री रिजर्व बोल दो आप, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आप बोल दो, ठीक है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ये सब आपके कौन से हैं, प्री रिजर्व के, यानी आप इसमें से अरेंजमेंट कर सकते हो। अभी सीधी सी बात है, सुनना, नॉर्मल मैं बोलता हूं कि सर मैंने 1 अप्रैल 2019 से बिजनेस स्टार्ट किया, अपना बिजनेस खत्म कभी होगा सर, साल 31 मार्च 2020 को अपना बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस बनने के बाद में हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे सबको मालूम है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय सेल्स, यहाँ पे खर्चा लिख दिया और लास्ट में क्या आता है, नेट प्रॉफिट, और वही नेट प्रॉफिट क्या बनता है, अपना रिजर्व बनता है, ठीक है। सर नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 10 लाख, कितना हुआ, 10 लाख। मैं 31 मार्च को मेरे घर पे गया, घर पे जाके चेक किया तो मेरे पास 10 लाख रुपए था ही नहीं, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस कितना बता रहा है सर, प्रॉफिट एंड लॉस कितना बता रहा है, 10 लाख, कितना बता रहा है, 10 लाख। तो क्या मैंने 10 लाख नहीं कमाया, एन आंसर आप गलत ये ना बोल ही नहीं सकते कि सर आपने 10 लाख नहीं कमाया, आपने 10 लाख कमाया है। बट तो सर मैंने 10 लाख कमाया है तो मेरे जेब में 10 लाख रुपया क्यों नहीं पड़ा है, वो भी तो एक क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है कि सर आप जो ये प्रॉफिट कमाते हो ना, ऑब्वियसली यहाँ पे आता है 10 लाख, आप ये प्रॉफिट कमाया, आपने ये प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट किया रहेगा, ऑब्वियसली आप प्रॉफिट एक जगह तो रखो, आपने क्या किया रहेगा, उसको इन्वेस्ट किया रहेगा, आपने क्या परचेज किया रहेगा सर, असेट परचेज किया रहेगा, यस और नो, बराबर। तो इतना फिक्स है कि अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं कि सपोज मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरे को हर महीने का सैलरी कितना मिलता है, 80,000, ठीक है। अभी मैं 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करता हूं, मेरे हिसाब से कितना आता है, 9,60,000, यस। जब 31 मार्च 12 महीना खत्म हुआ, मैंने जेब में चेक किया, क्या मेरे पास 9,60,000 रुपया होगा, और आंसर इज नो, बराबर। क्यों, क्योंकि सर या तो आपने खर्चा कर दिया रहेगा या फिर आपने इन्वेस्ट कर दिया रहेगा। तो ऑब्वियसली जब बिजनेस स्टार्ट हुआ और बिजनेस खत्म हुआ तो उसके बाद में जो 10 लाख बचा है वो आपके पास मे बी रियल में नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि सर आपने असेट में क्या कर दिया रहेगा, इन्वेस्ट, ठीक है। तो अगर आपको अरेंजमेंट करना है तो ऑब्वियसली आपको कैश चाहिए रहेगा, तो कैश के लिए फिर क्या करते हैं हम लोग, असेट बेचते हैं। तो इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूं कि असेट किधर न किधर, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके रिजर्व से कनेक्टेड ही होता है, यस और नो, क्योंकि जितना रिजर्व होगा उतना आप असेट में क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। तो कभी कभार जब आप रिडेम्पशन का अकाउंट में क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे लिखा होता है इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बराबर ना, यस। तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड मतलब अलग से सोल्ड नहीं किया है, वो अल्टीमेटली आपका रिजर्व का ही इंपैक्ट होता है, वो क्या होता है, आपका रिजर्व का ही इंपैक्ट होता है, यस। तो आप दो जगह से अरेंज कर सकते हो, पहला कौन सा सर, पहला मैं कहां से कर सकता हूं, फ्री रिजर्व से, एंड द सेकंड वन इज कहां से कर सकता हूं, मैं इक्विटी शेयर से कर सकता हूं, यानी मैं नए इक्विटी शेयर इशू कर सकता हूं, ठीक है, यस। अभी सुनना, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर कैपिटल का अरेंजमेंट आप कहां से कर सकते हो, या तो फ्री रिजर्व, यानी वो 10 लाख का अरेंजमेंट मैं फ्री रिजर्व से कर सकता हूं, या फिर कहां से कर सकते हो, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, कहां से कर सकता हूं मैं, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, यानी आप इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकते हो। अभी सुनना यहाँ पे सर, जैसे मेरे को अरेंजमेंट करना था, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ 10 लाख का कैपिटल, 10 लाख का क्या अरेंजमेंट करना था अपने को, कैपिटल, और मेरे को रिजर्व यानी जो प्रीमियम है, प्रीमियम कितना करना है, अरेंजमेंट 50,000, यानी टोटल मेरे को रिक्वायरमेंट कितना है, 10,50,000, कितने का रिक्वायरमेंट है, 10,50,000, यस और नो, बराबर। अभी सुनना यहाँ पे, यानी मेरे को जैसे 10,50,000 अरेंजमेंट हो जाएगा, मैं प्रेफरेंस होल्डर के मुंह पे पैसा मार लूंगा, भाई ये पैसा ले, मेरा प्रेफरेंस दे, बराबर, अपना काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी सुनना, मेरे पास जनरल रिजर्व पड़ा था 5 लाख, मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा था 8 लाख, कितना पड़ा था, 8 लाख, यस और नो। अभी मेरे को सर कैपिटल के लिए कितना चाहिए, अभी हम लोग कैपिटल की बात करें, प्रीमियम की बाद में बात करेंगे, ठीक है। कैपिटल के लिए मेरे को कितना चाहिए सर, 10 लाख, मैं 5 लाख जनरल रिजर्व से ले लूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर 10 लाख में से मैंने जनरल रिजर्व से कितना ले लिया, 5 लाख। अभी कितना बचा है सर, अभी 5 लाख बचा है, वो तो कहां से ले रहा है मैंने सर, वो कहां से ले लिया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है, यस और नो। सुनना अभी,
तो 5 लाख ले लिया, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अपना कितना बच जाएगा, 3 लाख। कितना बच जाएगा अपना, 3 लाख बच जाएगा। अभी सुनना यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि जब भी आप कैपिटल का अरेंजमेंट, ध्यान से सुनना, जब भी आप कैपिटल का अरेंजमेंट किससे कर रहे हो सर, आप कर रहे हो या तो फ्री रिजर्व से, अपना फ्री रिजर्व कौन सा है, जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस से कर रहे हो, तो उतना अमाउंट जितना आपने फ्री रिजर्व से अरेंज किया था वो अमाउंट हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कहाँ पे डाल देंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अपने क्वेश्चन में मैंने पूरा का पूरा 10 लाख, मैंने पूरा का पूरा 10 लाख अरेंज कहाँ से किया है सर, मैंने अरेंज किया है उसको फ्री रिजर्व से, तो पूरा 10 लाख हम कहाँ पे डाल देंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कहाँ पे डाल देंगे, सीआरआर, उसको हम क्या बोलते हैं, सीआरआर। यस और नो, बराबर, समझाइए। तो कौन सा अमाउंट सीआरआर में डालेंगे, जो हमने फ्री रिजर्व से कैपिटल का एडजस्टमेंट किया है, बराबर। यस और नो। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं कि सर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स का कैपिटल कितना था, 10 लाख, और उनको प्रीमियम कितना पेमेंट करना है, 50,000। कितना करना है, 50, ठीक है। अभी सुनना सर, कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, नॉमिनल वैल्यू कितना था उनका, 3 लाख। कितना था, 3 लाख, बराबर। ये पर्पस के लिए अपने को मालूम है मैं दो जगह से अरेंजमेंट कर सकता हूँ, पहला कौन सा, अपना इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और सेकंड कौन सा अपना सर, कि फ्री रिजर्व। कंपनी के पास जनरल रिजर्व पड़ा है सर कितना, 5 लाख, और फ्री रिजर्व कितना पड़ा है, 8 लाख। कितना पड़ा है, 8 लाख, बराबर। ये सुन, अभी सुनना है यहाँ पे। तो सर 10 लाख में से 3 लाख के तो क्या हो गए, मैंने इक्विटी शेयर इशू कर लिया, तो अभी मेरे को अरेंजमेंट खाली कितना करना है सर, आपको अरेंजमेंट 7 लाख का ही करना है। कितने करना है आपको, 7 लाख का अरेंजमेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, 7 लाख में से मेरे को जो इच्छा हो, ये टाइम पे मैंने क्या ले लिया सर, जनरल रिजर्व ले लिया पहले, 5 लाख। तो मैं क्या बोलूंगा, 7 लाख में से जनरल रिजर्व कितना चला गया, 5 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना चला गया सर, 2 लाख। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कितना बच जाएगा, 6 लाख, ठीक है। यस, अभी सुनना सर, मेरा कैपिटल कितना था, 10 लाख। कितना था, 10 लाख। मेरे पास इक्विटी शेयर्स कितने मैंने इशू किए, उसके लिए 3 लाख। कितने इशू किए मैंने, 3 लाख। अभी मैंने रिजर्व से कितना ले लिया सर, 5 और 2 7, तो मैं सीआरआर में कितना डालूंगा, जितना अमाउंट आपने रिजर्व से उठाया, मैंने कितना उठाया, 7 लाख, तो मैं सीआरआर में कितना ट्रांसफर कर दूंगा, 7 लाख रुपए। कितना डाल दूंगा, 7 लाख रुपए। यस सोनू, याद रहेगा। यस, ये क्यों करते, सीआरआर, सीआरआर आपका नथिंग बट क्या होता है, आपका कैपिटल। क्या होता है आपका, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ये रीजन क्या होता है कि कंपनी ने क्या, कंपनीज एक्ट 2013 वो क्या बोलता है कि जब भी आप रिडीम करोगे, जब भी आप क्या करते हो, रिडीम करोगे, तो वो टाइम पे आपका कभी भी कैपिटल, यानी जो आपका इक्विटी है, कैपिटल, वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए। यस और नो। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मेरे बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं 10 लाख। कितने दिए हुए हैं, 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स मेरे पास दिए हुए हैं कितने, 15 लाख। और मेरे पास फ्री रिजर्व दिया हुआ है, वो मेरे को दिया हुआ है कितना, 20 लाख। कितना दिया हुआ है, 20 लाख। यस और नो, बराबर। सुनना अभी, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या क्या आएगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यस, तो अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आपका सर, 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 15 लाख। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 लाख। यानी वो क्या बोलता है कि जब रिडीम करोगे, रिडीम मतलब क्या होता है कि सर, रिडीम का मतलब क्या होगा, मेरे पास से प्रेफरेंस शेयर्स निकल जाएगा, प्रेफरेंस से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर्स के 10 लाख का अरेंजमेंट मैं कहां से करूंगा, फ्री रिजर्व से। तो 10 लाख का पूरा अरेंजमेंट मैंने फ्री रिजर्व से कर लिया, तो मैं 10 लाख कहां पे डाल दूंगा, सॉरी 15 लाख का अरेंजमेंट है, प्रेफरेंस से कितने अपने, 15 लाख है, ठीक है। तो मैं 15 लाख का जो अरेंजमेंट है, उन्होंने क्या बोला, या तो आप फ्री रिजर्व से कर लो या फिर आप इक्विटी शेयर कैपिटल से कर लो। क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया हुआ नहीं है, तो मैं कहां से करूंगा, फ्री रिजर्व से कर लूंगा। तो जब मैं फ्री रिजर्व से अरेंजमेंट कर रहा हूं, तो मेरे को फ्री रिजर्व से कितना लेना पड़ेगा, 15 लाख। कितना लेना पड़ेगा मेरे को, 15 लाख। तो यहाँ पे आपका फ्री रिजर्व क्या हो जाएगा सर, 20 - 15 कितना आता है, 5 लाख, ठीक है। यस और नो। अभी यहाँ पे क्या होगा मालूम है सर, प्रेफरेंस है तो हट जाएगा क्योंकि वो तो रिडीम हो गया है, बट एक नया अकाउंट आ जाएगा। 15 लाख हम लोग कहाँ पे डाल रहे हैं, सीआरआर। सीआरआर कितना हो गया सर आपका, 15 लाख। कितना हो गया आपका, 15 लाख। तो अगर आप अभी भी देखोगे ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस सीआरआर, क्योंकि सीआरआर भी अल्टीमेटली आपका क्या माना जाता है, कैपिटल, ठीक है। तो 10 लाख ये हो गया, प्लस ये 0 है, और ये कितना हो गया, 15। तो आपके पास अभी भी सर कितना है, आफ्टर रिडेम्पशन आपका कैपिटल कितना है सर, 25 लाख है। यस और नो।
तो ये भी याद रखना कि सर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडीम होने के बाद में कंपनी के कैपिटल पे कोई भी फर्क आना नहीं चाहिए। यस और नो, याद रहेगा ये, बराबर समझते हैं। यहाँ पे मेन चीज ये याद रखना है कि जब भी आप प्री रिजर्व से कोई भी अमाउंट ले रहे हो तो वो अमाउंट कैपिटल का अमाउंट कहाँ पे चला जाएगा आपका प्रेफरेंस सॉरी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कहाँ पे जाएगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, ठीक है। यस और नो, बराबर। तो यहाँ पे 3 पॉइंट पड़े अपन ने रिडेम्पशन के। पहला कौन सा कि सर कोई भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई भी प्रोविजन नहीं चाहिए रिडेम्पशन का, ठीक है। सेकंड कौन सा रिडीम तभी होंगे जब फुल्ली पेड अप, क्या होंगे तभी फुल्ली पेड अप। एंड थर्ड वन कौन सा कि जो कैपिटल का अमाउंट है वो आप दो जगह से अरेंज कर सकते हो। पहला कौन सा है फ्री रिजर्व, सेकंड कौन सा आपका फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, बराबर ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सुनना, कंडीशन एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस। तो हम लोग वो रिडेम्पशन का कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट आता है प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन शैल बी अरेंज, बराबर। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या किया सर 10 लाख का अरेंजमेंट करना हम लोग सीख गए कि 10 लाख का हम लोग अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अभी जो हमको सीखना है वो कौन सा है कि जो 50,000 मेरे को प्रीमियम भी तो देना है ना उनको, तो वो प्रीमियम का अरेंजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। यस सुनो, तो उन्होंने क्या बोला है कि अरेंजमेंट आप दो टाइप से कर सकते हो। यस सुनना, फर्स्ट क्या लिखा है उन्होंने, कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बराबर ना। ऐसी कंपनियां जिनका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। यस, तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यस उन्होंने क्या बोला है, अभी ऑब्वियसली अपने पास क्या है कंपनीज एक्ट 2013 है, तो आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 उन्होंने क्या बोला है कि ये जो 50,000 का अमाउंट है ना, ये आप फ्री रिजर्व से क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। कहां से कर सकते हो, फ्री रिजर्व से यूटिलाइज कर सकते हो। बट अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स कंपनीज एक्ट 2013 से पहले इशू किए थे या पहले आप रिडीम किए थे, तो वो टाइम पे या तो आप फ्री रिजर्व से या फिर आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हो, ठीक है। यस, तो अगर आपने बिफोर कंपनीज एक्ट 2013, तो वो टाइम पे आप किससे कर सकते हो सर, या तो फ्री रिजर्व या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, बराबर ना। दोनों में से किसके पास से भी आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, अगर एनी अदर केस है, बराबर ना, जहाँ पे एएस कंपल्सरी नहीं होता, नॉर्मली 99% एएस जरूरी है, हर एक कंपनी को एएस कंप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। अगर नॉर्मल केस है तो आप आउट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। यानी आपके पास फ्री रिजर्व पड़ा है आप उससे अरेंज कर लो, आपके पास क्या पड़ा है सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है तो आप उससे भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एक ही पॉइंट था, कौन सा था कि आप प्रीमियम जो आप रिडेम्पशन के टाइम पे पेबल है अपने पास कितना था 50,000, तो वो आप अरेंज कैसे करोगे, आप कैसे उसका अरेंजमेंट करोगे। तो यहाँ पे दो पार्ट था कि अगर आपने प्रेफरेंस से रिडीम की है कभी कंपनी से 2013 में, तो आपको आउट ऑफ क्या करना है सर, आउट ऑफ प्रॉफिट आपको रिडीम करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सेकंड कौन सा, अगर कंपनी से 2013 से पहले किया है तो आपको क्या फ्री रिजर्व या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। और अभी अपना कौन सा चल रहा है कंपनी से 2013, तो हम लोग किससे करेंगे, फ्री रिजर्व से करेंगे। बट एनी अदर केस जहाँ पे कंप्लाई करना एएस का जरूरी नहीं है, तो इन दैट केस क्या बोला उन्होंने कि सर इन दैट केस या तो फ्री रिजर्व या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आप उनसे अरेंज कर सकते हो, ठीक है। यस, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आते हैं, सुनना, कंडीशन एट द टाइम, वही हम लोग रिडेम्पशन वाला कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, मैंने ऑलरेडी इसको समझा लिया है, क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। नॉमिनल अमाउंट अरेंज फ्रॉम फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर, जो भी आप कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जितना अमाउंट आप अपना फ्री रिजर्व से अरेंज कर रहे हो, तो वो अमाउंट हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। मैंने आपको एग्जांपल दिया था जहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हमने पूरा का पूरा 10 लाख कहाँ से अरेंज किया था, फ्री रिजर्व से, तो मैंने पूरा 10 लाख कहाँ पे डाल दिया सर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। एंड द सेकंड वन कौन सा था, जहाँ पे हमने 10 लाख में से 7 लाख अरेंज किया था फ्री रिजर्व से, तो अपने 7 लाख कहाँ पे डाल दिया था, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। यस और नो, बराबर। उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखा है, यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर। अभी आपकी कंपनी की बैलेंस शीट में क्या आ जाता है सर, आपकी कंपनी की बैलेंस शीट में आ जाता है सीआरआर, क्या आ जाता है सीआरआर। तो वो सीआरआर आप यूटिलाइज कैसे करोगे, तो उन्होंने क्या बोला है कि जो आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है वो एक ही काम के लिए यूटिलाइज होगा, बोनस शेयर्स। किसके लिए होगा, बोनस शेयर्स। अगर कंपनी कोई भी बोनस शेयर्स इशू कर रही है तो वो इशू के टाइम पे वो सीआरआर यूज कर सकती है, ठीक है। यस और नो, ये हम लोग आगे और पढ़ेंगे, अपना एक आएगा सेक्शन जहाँ पे बोनस शेयर्स स्पेसिफिकली अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज नोटिस टू रजिस्टर।
नोटिस टू आरओसी विद इन कितने 30 डेज में, ठीक है। और जब भी आप रिडेम्पशन कर रहे हो तो 30 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आरओसी को एक नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है, कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडेम्पशन कर रहे हैं, यस और नो, याद रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं, पोजीशन वेयर कंपनी इज अनेबल टू रिडीम ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। कभी कभार कुछ ऐसी पोजीशन आ जाती है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल क्रंच है, बराबर ना, और ड्यू टू एनी अदर रीजन कंपनी इज नॉट एबल टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, कंपनी प्रेफरेंस से रिडीम नहीं कर पा रही है। तो इन दैट केस क्या बोले, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंपनी के पास क्या थे सर, 10 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंस है, कितने थे, 10 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंसेस कंपनी ने इशू किए थे 1 अप्रैल 2020। कंपनी ने बोला कि 5 साल बाद में यानी 1 अप्रैल 2025 को मैं आपको कितना दूंगा, 10,50,000, कितना दूंगा, 10,50,000, यस, रिडीम कर लूंगा। बट कंपनी सर वो जब डेट आया ना, वो टाइम पे रिडीम नहीं कर पाई, वो टाइम पे रिडीम नहीं कर पाई। तो इन दैट केस इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनरिडीमेबल प्रेफरेंसेस, ऐसा बोल दो बराबर ना अपने रेफरेंस के लिए, अनरिडीमेबल प्रेफरेंसेस, बराबर, यस, या फिर प्रेफरेंसेस नॉट रिडीम, ठीक है। तो ये जो अनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो उन्होंने क्या बोलते हैं, रिडेम्पशन तो करना जरूरी है, यस, और आपका फाइनेंशियल क्रंच या फिर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे आप रिडीम नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको मना तो नहीं बोल सकते ना कि भाई मैं तेरे को रिडीम नहीं करता, ठीक है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, 5 साल बाद में और करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला है, इसका भी एक सॉल्यूशन है, आप ऐसा कीजिए, जो 10,50,000 आप देने वाले हो उसका आप क्या इशू कर लो, और प्रेफरेंसेस वापिस सेम उनको इशू कर दो, बराबर ना, यस और नो। इन शॉर्ट वो वाले प्रेफरेंस ले लो और आप नए वाले प्रेफरेंस क्या कर दो, उनको इशू कर दो, तो ये आपका बात क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यस और नो। तो उन्होंने क्या बोला है, सुनना, इशू ऑफ फर्दर रेडीमेबल प्रेफरेंसेस, तो सिंपल सा बात है, आप वो वाले ले लो, उनको नए वाले दे दो, बराबर ना, यस और नो, यस। तो कंपनी शेल इशू न्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगेंस्ट प्रेफरेंस शेयर नॉट रिडीम, बराबर ना, यानी जो आपने प्रेफरेंस रिडीम नहीं किया उसके अगेंस्ट आप क्या कर लो, न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू कर लो। तो बंदा हाँ बोले, अभी सीधी बात है कि मैं किसी को बोलूंगा बेटा देख अभी आज 5 लाख मैं तेरे को नहीं दे पाएगा, मैं तेरे को 5 लाख के प्रेफरेंस देता हूँ, ये मेरे को दे दे, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, तो ऑब्वियसली वो भी अपने को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो वहां पे आगे क्या लिखा हुआ है सर, लीगल स्टेप्स टू फॉलो, आपको क्या क्या लीगल स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ये चलिए तो हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, लीगल स्टेप पढ़ते हैं। अब फर्स्ट वन क्या बोला है, कंसेंट ऑफ होल्डर्स ऑफ 75%। मैंने बोला था कि सर कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, तो आपको कम से कम 75% वैल्यू के, यानी अपने पास प्रेफरेंस है कैपिटल कितना, 10 लाख ना, तो 10 लाख का 75% कितना होता है सर, 7,50,000, यस, वैल्यू बोला है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर नहीं बोले, वैल्यू बोला, ठीक है, यानी आपका जो जितना 10 लाख है उसका 75% वैल्यू के होल्डर्स का आपको कंसेंट आना चाहिए कि हाँ सर आप ऐसा कर लो, हमको नए शेयर्स दे दो, ये पुराने आप अपने पास रख दो, ठीक है, तभी कंपनी ये फॉलो कर सकती है, अदरवाइज अगर वैल्यू नहीं है 75% का तो कंपनी फॉलो नहीं करेगी, ठीक है, यस और नो। और नेक्स्ट वन इसका लिखा है कि सर ट्रिब्यूनल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, बराबर ना, यस, तो आपको क्या करना है सर, ट्रिब्यूनल अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, कोर्ट के पास जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा कि सर जी हमारे पास कोई फाइनेंशियल क्रंच था, ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच हम लोगों ने रेडीमेबल प्रेफरेंस रिडीम नहीं किए, तो हम लोग क्या करें, उनको नए रेडीमेबल प्रेफरेंस इशू कर रहे हैं, और उसमें 75% लोगों ने हाँ बोल दिया, ठीक है, यस और नो, कितनों ने, 75% ने हाँ बोल दिया। अपने केस में कितना था सर अपने केस में 10 लाख था, तो 10 लाख का 75% अपने निकाल दिया ऑलरेडी कि सर 7.5 लाख या उससे ज्यादा के शेयर होल्डर्स की वैल्यू वालों ने हाँ बोल दिया है कि आप ऐसा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सर एग्जाम्पल लेते हैं, सुनना यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे अपने पास प्रेफरेंसेस कितने थे, 10 लाख, कितने थे, 10 लाख रुपीज के थे, उसमें से 85% यानी 8,50,000 वाली वैल्यू ने तो हाँ बोल दिया, यस सर, और बाकी जो 15% है उन्होंने क्या बोला, नहीं, कि नहीं हमको तो सर ये मंजूर नहीं, अपने को तो अपना पैसा चाहिए, ठीक है, यस, तो ऑब्वियसली मेजोरिटी आ गई है, ट्राइब्यूनल के पास हम लोग गए, उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया। तो जब ये होने के बाद में ट्राइब्यूनल क्या करेगा, इनको क्या भेजेगा, नोटिस, क्या भेजेगा इनको, नोटिस, ठीक है, ट्राइब्यूनल शैल पास ऑर्डर टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, यानी जिन्होंने मना बोला है 15% वालों ने, उनको बोल देगा कि बेटा अभी तेरा हाँ है या ना है, तेरे को क्या करना पड़ेगा, ये ऑफर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोर देन इक्वल टू 75% इन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस होल्डर उन्होंने हाँ बोल दिया है,
तो बेटा जो 15% ने मना बोला है ना, उनको ट्रिब्यूनल क्या करेगा सर, एक नोटिस भेज देगा, एक ऑर्डर भेज देगा कि बस ये कन्वर्जन जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लो और आपको प्रेफरेंस शेयर ले लो, ठीक है, यस और नो, समझाइए। तो ये आपका कौन सा है, पोजीशन वेयर कंपनी इज नॉट एबल टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, यस और नो, याद रहेगा, कोई तकलीफ है आज तक। तो ये आपका क्या था, बेसिकली रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कौन सा प्रोविजन है, इशू के टाइम पे आपके क्या प्रोविजन रहेंगे, रिडेम्पशन के टाइम पे आपके क्या प्रोविजन रहेंगे। तो मेरे हिसाब से सर यहाँ पे कोई भी चीज अपना ऐसा नहीं था जो टफ था, ठीक है, यस। तो यहाँ पे अगर हम वापिस एक बार उसको देख लेते हैं कि सर इशू के टाइम पे आपके पास 5 पॉइंट है, ठीक है, कौन सा, आरपीएस, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, एओए और स्पेशल रिजोल्यूशन। फिर कौन सा था उसके बाद में, प्रेफरेंस रिडीम्पशन के टाइम पे क्या था, एओए में कोई प्रोविजन नहीं चाहिए, फुल्ली पेडअप होने चाहिए। अगर आप कैपिटल का अरेंजमेंट कर रहे हो तो फ्री रिजर्व या फिर किससे करोगे आप सर, इक्विटी शेयर्स, फ्रेश इक्विटी से इशू करके। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स का अरेंजमेंट करें, किसका करें, प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है, सॉरी प्रीमियम का, तो प्रीमियम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट कौन सा था कि सर अगर कंपनीज एक्ट 2013 के बाद में करे तो फ्री रिजर्व से करोगे, अगर उससे पहले आप रिडीम कर रहे हो तो फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अगर वो आप एएस कंप्लाई कर रहे हो, अगर आप एएस कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपको फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा कि सर सीआरआर जो होता है वो कभी क्रिएट होता है जब आप कैपिटल का अमाउंट फ्री रिजर्व से अरेंज करते हो, ठीक है, और वो सीआरआर आप किसके लिए यूज कर सकते हो, बोनस शेयर्स के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो नोटिस है वो आरओसी को अपने को 30 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, यस और नो। एंड उसके बाद में क्या पढ़ा सर हम लोगों ने, ये होने के बाद में फिर हम लोगों ने पढ़ा ये कि सर जब रिडीम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आप नए शेयर्स उनको इशू कर सकते हो, यस और नो। तो उसके लिए आपको 75% शेयर होल्डर क्या इन वैल्यू उनका आपको क्या चाहिए रहेगा, हाँ चाहिए रहेगा। अगर उन्होंने हाँ बोला है तो आप ट्राइब्यूनल को एक एप्लीकेशन दे सकते हो, और ट्राइब्यूनल जिसने मना बोला है उनको एक ऑर्डर भेज देगा कि बेटा तू ऐसा कर, तेरे शेयर्स क्या कर ले, उनको दे दे और नए प्रेफरेंस शेयर्स ले ले, ठीक है, यस और नो। ये अपने क्या थे बेसिकली सर, प्रेफरेंस शेयर्स के प्रोविजन, क्या थे, प्रेफरेंस शेयर्स के अपने प्रोविजन थे, यस और नो। तो अभी सुनना है यहाँ पे, यस। तो ये हम लोगों ने क्या किया, वहां पे आप पढ़ोगे उसको, अगर 3 बार भी पढ़ लोगे आपको याद हो जाएगा। और हाँ, वो डिटेल नोट्स के लिए आपको ये सब दिया हुआ है, यस, क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या आपको करना है, ठीक है, यस सुनो। तो ये आपको डिटेल नोट्स के लिए आपको यहाँ पे प्रोविजन सब दिए हुए, ठीक है, एक भी इसके अंदर से मिस किया हुआ नहीं है, सब आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये सेक्शन 55 समझा रहेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी, और एग्जाम के लिए इवन आपके अकाउंट वाले पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, यस। तो ये आपको अच्छे समझ गया रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट को नए सेक्शन के साथ में, ठीक है, यस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।